स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा सवाल होता है, ये स्टॉक महंगा है या सस्ता। और हम में से बहुत लोग सोच लेते हैं कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो स्टॉक लेना सेफ है। लेकिन मार्केट में सिर्फ ग्रोथ से रिटर्न्स नहीं मिलते। रिटर्न्स तब मिलते हैं जब आप ग्रोथ के लिए रीजनेबल प्राइस पे कर रहे हो। कभी कभी हम एक्साइटमेंट में इतना ज्यादा पे कर देते हैं कि जब ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है स्टॉक का प्राइस कोलैप्स कर जाता है। यही होता है वैल्यूएशन का गेम, जब लोग ज्यादा पे करते हैं एक्सपेक्टेशंस के लिए और मार्केट उन एक्सपेक्टेशंस को करेक्ट करती है। तो आज हम बात करेंगे क्यों ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस इज इम्पोर्टेंट, और 3 स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जो ग्रो कर रहे हैं और वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। इसके लिए वैल्यूएशंस को समझते हैं। वैल्यूएशन का बेस होता है एक सिंपल नंबर, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, यानी कि पी रेशियो। फॉर्मूला भी सिंपल है, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अगर पी 20 है तो मतलब इन्वेस्टर 20 रुपए पे कर रहा है कंपनी के 1 रुपए की अर्निंग के लिए। पी जितना हाई उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन फ्यूचर ग्रोथ की। लेकिन अगर ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होती तो मार्केट पी को डीरेट करता है और प्राइस गिरता है। इसे कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। ये कहानी है ट्रेंट लिमिटेड की, एक ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक रिसेंट इयर्स में इन्वेस्टर फेवरेट बन गया था। 2021 से 2024 तक ट्रेंट ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। सेल्स ग्रोथ 50% प्लस CAGR के पेस पे बढ़ रही थी। रिटेल एक्सपेंशन तेज रहा। ज़ूडियो और वेस्टसाइड जैसे ब्रांड्स मोमेंटम में थे और नेचुरली मार्केट ने इसको रिवॉर्ड किया। अक्टूबर 24 तक स्टॉक का पी रेशियो लगभग 231x तक पहुंच गया। एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि पी रेशियो को कभी आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इसके साथ ग्रोथ और गाइडेंस का ध्यान जरूर देना चाहिए। लाइक ट्रेंट ईयर ऑन ईयर हर क्वार्टर 50% प्लस ग्रो कर रहा था। फिर आया दिसंबर 24 क्वार्टर, ये दूसरा कंसेक्यूटिव क्वार्टर था जिसमें सेल्स ग्रोथ 50% से नीचे गिर गई। ग्रोथ अब भी थी लेकिन पेस क्लियरली स्लो हो रही थी और मार्केट को हाई या एक्सटेंडेड पी स्टॉक्स में ग्रोथ के साथ साथ वो पेस भी चाहिए होती है जो किसी भी अनसर्टेन टाइम में रिस्क बढ़ा देती है। और वही हुआ, इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी और स्टॉक लगभग 48% करेक्ट हुआ। अर्निंग्स फिर ग्रो कर रही थी पर अब पेस थोड़ा स्लो था, इसलिए प्राइस स्टेबल नहीं रहा और पी रेशियो शार्पली कंप्रेस हो गया। ये चीज केवल एक स्टॉक तक सीमित नहीं है। हिस्ट्री हैज अनदर केस स्टडी फॉर अस। हैप्पीएस्ट माइंड्स एक ऐसी कंपनी जिसके स्टॉक ने 2020-21 के IT बूम के दौरान इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए थे। तब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड सर्विसेज के ट्रेंड पर यह कंपनी फुल मोमेंटम में थी। अर्निंग्स तेज ग्रो कर रही थी और मार्केट ने उस ऑप्टिमिज्म को पूरा प्राइस कर लिया। रिजल्ट, स्टॉक का पी रेशियो चला गया लगभग 145x तक। मतलब इन्वेस्टर 1 रुपए की अर्निंग के लिए 145 रुपए पे कर रहे थे। एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थी, लेकिन जब 2023 के बाद ग्रोथ 30% की जगह 13% या 20% के आसपास आई तो मार्केट डिसअपॉइंटेड हो गया। तो मार्केट ने पी को री रेट कर दिया, 145x से गिर कर अराउंड 40x पर आ गया। कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते रहे पर स्टॉक प्राइस ने लगभग 70% का डाउनसाइड मूव दिखाया, क्योंकि जब वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई हो तो इवन अच्छी परफॉर्मेंस भी प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाती। यही होता है एक्सट्रीम वैल्यूएशन का ट्रैप, जब प्राइस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेज भागता है और जैसे ही ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। चलिए सुनते हैं इस पर रामदेव अग्रवाल सर ने क्या कहा था। One change I'll definitely make is that I'm not going to believe that any company can grow at a very high rate for more than 5-6 years. And That's one should wonderful. also avoid buying the companies like growth here is year 0. So one should not buy the growth company after 5 years of growth is over. So there was one saying in Thomas Fell's book that a lemon which is squeezed by steamroller has more juice left than a Then what is discounted by the market. discounted information in the stock market. तो वैल्यूएशन समझना उतना ही जरूरी है जितना कंपनी का बिजनेस मॉडल। हाई पी का मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, इसका मतलब बस इतना होता है कि लोग उसकी ग्रोथ के लिए ज्यादा पैसा देने को रेडी हैं। पर जब वो ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होती है तो ये एक्साइटमेंट ठंडा पड़ जाता है और स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है। अब सवाल ये उठता है, कैसे हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढें जहां ग्रोथ भी हो और प्राइस भी रीजनेबल हो। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है GARP या शॉर्ट में कह सकते हैं GARP, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। हमने निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स के 750 स्टॉक्स में कुछ फिल्टर्स लगाए। अर्निंग्स और सेल्स दोनों कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हो, 3 साल में 20% प्लस CAGR, ऑपरेटिंग मार्जिन्स एक्सपैंड कर रहे हो, पी रीजनेबल हो, सेक्टर के एवरेज के आसपास, PEG रेशियो यानी कि पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट
1.5 से कम हो। इन फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद कुछ कंपनीज सामने आई जहां ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल लेवल्स पर रहे। हमारा पहला स्टॉक है सैजिलिटी लिमिटेड। पिछले 3 साल में कंपनी ने 82% सेल्स CAGR और 291% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। मार्जिन स्टेबल रहे और इंटरेस्ट कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 23 के 215 CR से घटकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 127 CR हो गई। लेकिन इतने हाई सेल्स CAGR का एक रीजन फाइनेंशियल ईयर 22 का बेस इफेक्ट था। पिछले 2 साल में जहां रेवेन्यूज लगभग 15% CAGR से बढ़े, वहीं नेट प्रॉफिट नियरली 4x बढ़ा, जो दिखाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। अब कंपनी की वैल्यूएशन को समझते हैं। सैजिलिटी का करंट PE रेशियो लगभग 30x के आसपास है और इसका PEG रेशियो 0.1x है। मतलब वैल्यूएशन बेटर जस्टिफाइड है विद ग्रोथ। कंपनी का बिजनेस US हेल्थ के आउटसोर्सिंग पर फोकस्ड है, जिसका कोई डायरेक्ट लिस्टेड पीयर इंडिया में तो नहीं है, इसलिए पीयर कंपैरिजन लिमिटेड रेलेवेंस रखता है। अगर कंपनी अपनी 20% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ सस्टेन करने के साथ साथ इसे एक्सपैंड भी करती है तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगता है। ये कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग स्पेस में काम करती है। कंपनी क्लेम्स प्रोसेसिंग, बिलिंग एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट जैसे सर्विसेज देती है, यानी कि एक हॉस्पिटल के लिए ऑपरेशंस के काम आसान करती है और इसका 100% रेवेन्यू US क्लाइंट से आता है। कंपनी का मल्टी शोर मॉडल भी इंटरेस्टिंग है। इंडिया के अलावा US, कोलंबिया, जमैका और फिलीपींस के सेंटर्स से ये अपने US बेस्ड क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं। अब इनके Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। कंपनी की सेल्स 25% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 1658 CR रही। दोनों पेयर और प्रोवाइडर सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38% बढ़कर 415 CR रहा और मार्जिन 200 BPS इंप्रूव होकर 25% तक पहुंच गए। ये मेनली एफिशिएंसी गेन्स और जेन AI लेड ऑटोमेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। नेट प्रॉफिट 114% बढ़कर 251 CR रहा। ये मेनली बेटर मार्जिन्स जो 8.8% से 15% तक पहुंच गए, हायर अदर इनकम और लोअर फाइनेंस कॉस्ट के चलते हुआ। आगे चल के मैनेजमेंट के प्लान्स हैं फाइनेंशियल ईयर 27 तक डेट फ्री होना, इससे नेट मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट होगा। ग्रोथ आउटलुक की बात करते हैं। पहले आप सुनिए मैनेजमेंट का रेवेन्यू और मार्जिन्स पर आउटलुक क्या है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 21% प्लस और एबिटा मार्जिन 25% तक बढ़ाई है। ये स्टेडी डिमांड और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब मैनेजमेंट के व्यूज जानते हैं ब्रॉड पाथ एक्विजिशन पर। ब्रॉड पाथ के एक्विजिशन के बाद कंपनी अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ क्रॉस सेल डील्स अग्रेसिवली कर रही है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में 24 एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स से नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और 5 न्यू क्लाइंट्स ऐड हुए, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 15% डाउन है, लेकिन अभी हायर हाई और लोअर लोज भी बना रहा है। अगर प्राइस 41 के नीचे क्लोज हुआ तो ये ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। रिस्क एंड चैलेंजेस भी देखते हैं। US हेल्थ के आउटसोर्सिंग इकोसिस्टम में नई पॉलिसी रिस्क जैसे प्रपोज 25% एक्साइज टैक्स ऑन ऑफशोर सर्विसेज अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो शॉर्ट टर्म मार्जिन इम्पैक्ट हो सकता है। कंपनी का रेवेन्यू कुछ बड़े क्लाइंट्स पर ज्यादा डिपेंडेंट है। टॉप 10 क्लाइंट्स मिलकर 90% से ज्यादा हिस्सा देते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है बालू फॉर्ज। पिछले 3 साल में कंपनी ने 48% सेल्स CAGR और 89% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। साथ ही कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को इम्प्रूव करके कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। अब कंपनी की वैल्यूएशन को समझते हैं। बालू फॉर्ज का करंट PE रेशियो लगभग 29x के आसपास है, जो पीयर्स के कंपैरिजन में रीजनेबल माना जा सकता है, जैसे हैप्पी फॉर्जिंग्स 36x और रामकृष्ण फॉर्जिंग्स का लगभग 43x। कंपनी का PEG रेशियो 0.33x है, मतलब वैल्यूएशन बेटर जस्टिफाइड है विद ग्रोथ। अगर कंपनी अपनी करंट 30% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ और मार्जिन को सस्टेन करती है तो करंट वैल्यूएशन फेयरली जस्टिफाइड लगता है। ये एक प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो मेनली ऑटो कंपोनेंट्स, हैवी व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए फॉर्ज्ड और मशीन्ड पार्ट्स बनाती है। ये प्रोडक्ट्स एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो, एग्रीकल्चर, रेलवे और विंड एनर्जी जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में यूज किए जाते हैं, जिससे कंपनी का कस्टमर बेस ब्रॉड और डिमांड स्टेडी बनी रहती है। रिसेंट ईयर्स में कंपनी ने अपना फोकस डिफेंस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ाया है ताकि रेवेन्यू बेस डाइवर्सिफाई हो और मार्जिन्स इंप्रूव हो। अब इनके Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। कंपनी की सेल्स 34% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 300 CR रही, मेनली डिफेंस, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल मशीनरी सेगमेंट से स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 83 CR हुआ, लेकिन मार्जिन्स 100 BPS कंप्रेस होके 28% पर आए रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज की वजह से। नेट प्रॉफिट 35% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 65 CR तक पहुंच गया
और मार्जिन 21.7% पे स्टेबल रहे, जो कहीं ना कहीं लोअर टैक्स रेट के कारण पॉसिबल हुआ। ग्रोथ आउटलुक देखें तो बालू फौज, डिफेंस और एरोस्पेस जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स पे अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। कंपनी का एम्प्टी शेल प्रोडक्शन लाइन, जिसकी कैपेसिटी 3.6 लाख शेल्स पर ईयर है, अब कमर्शियलाइजेशन फेज में है। फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में डिफेंस का रेवेन्यू शेयर 10% था, जो ऑर्डर बुक में 35% तक बढ़ गया है। गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया पुश के साथ ये सेगमेंट कंपनी के लिए अगले सालों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% डाउन है, लेकिन प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। अगर प्राइस 510 के नीचे जाता है तो ये ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। रिस्क एंड चैलेंजेस देखें तो कंपनी स्टील और अलॉय स्टील प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस के लिए सेंसिटिव है, जो इसका मेन रॉ मटेरियल है। अगर कमोडिटी प्राइसेस शार्पली बढ़ते हैं तो शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है, जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और हमारा आखिरी स्टॉक है ओबरॉय रियल्टी। पिछले 3 साल में कंपनी ने 25% सेल्स CAGR और 28% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। साथ ही कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को इंप्रूव करके ऑपरेटिंग लेवरेज दिखाई है। अब कंपनी की वैल्यूएशन को समझते हैं। ओबरॉय रियल्टी का करंट PE रेशियो लगभग 27x है, जो पीयर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे है। जैसे लोडा डेवलपर्स का PE अराउंड 35x है और गोदरेज प्रॉपर्टीज का लगभग 40x। कंपनी का PEG रेशियो 0.94x है, मतलब वैल्यूएशंस बेटर जस्टिफाइड है विद ग्रोथ। अगर कंपनी अपने लॉन्चेस और मार्जिन परफॉर्मेंस मेंटेन करती है तो ये वैल्यूएशन रीजनेबल लगता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में प्रोजेक्ट मिक्स और रियल एस्टेट साइकिल के चलते प्राइस मूवमेंट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। ये कंपनी एक प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर है, जो मेनली मुंबई रीजन में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल हाई एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ग्रेड A ऑफिसेज और लग्जरी मॉल्स के डेवलपमेंट पे बेस्ड है, जिससे रिकरिंग रेंटल इनकम और स्टेडी कैश फ्लोज मिलते हैं। अब इनके Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। कंपनी की सेल्स 35% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 1779 CR रही। इस ग्रोथ को सपोर्ट मिला स्ट्रॉन्ग हाउसिंग डिमांड और लग्जरी प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्काई सिटी और 360 वेस्ट की स्टेडी सेल्स से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% बढ़कर 1020 CR तक पहुंच गया, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन 500 BPS गिरकर 57% रही, जिसका मेन रीजन था कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि थाने और जार्डन के रेवेन्यू रिकॉग्निशन फेज के चलते लोअर मार्जिन कंट्रीब्यूशन। कंपनी का नेट प्रॉफिट 29% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 760 CR रहा और नेट मार्जिन्स 190 BPS घटकर 42.7% रहे। ग्रोथ आउटलुक देखें तो कंपनी अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च के लिए रेडी है। मैनेजमेंट के मुताबिक गुड़गांव और वर्ली प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। साथ ही कुछ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी साइन हो चुके हैं। इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% डाउन है, लेकिन प्राइस मोमेंटम लेस है और कंसोलिडेट कर रहा है। मेजर सपोर्ट्स 1442 के आसपास है। रिस्क एंड चैलेंजेस देखें तो कंपनी के 360 वेस्ट प्रोजेक्ट में अभी भी 30 यूनिट्स अनसोल्ड हैं और मैनेजमेंट ने कहा है कि वो अपना प्राइस होल्ड करके चल रही हैं। अगले 2 सालों में ये इन्वेंट्री सेल आउट एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर हाई एंड बायर सेंटिमेंट स्लो हुआ तो कैश फ्लो, टाइमिंग और प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी PE रेशियो और वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट की, यानी कि सिर्फ ग्रोथ देखकर इन्वेस्ट करना हाफ स्टोरी होती है और रिटर्न्स तब मिलते हैं जब ग्रोथ के लिए सही प्राइस पे किया जाए। इन तीनों स्टॉक्स में ये बैलेंस कुछ हद तक दिखाई देता है, लेकिन ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। लेकिन हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और रिस्क फैक्टर्स को समझकर ही अपने डिसीजंस बनाएं। आपका क्या सोचना है? इनमें से कौन सा स्टॉक आपको लगता है जहां वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों का बैलेंस लॉन्ग टर्म में बना रहेगा? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.